आइटम नंबर 2021। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। माननीय अध्यक्ष जी, अपनी पार्टी अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं। संसद की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की, उनका फर्ज बनता था। सत्र के प्रारंभ में तय किया था कि हम इस सत्र में 120 घंटे चर्चा करेंगे, लेकिन लगातार गतिरोध और नियोजित व्यवधान के कारण हम केवल 37 घंटे ही चर्चा कर पाए। 127 से 30 घंटे का टारगेट रखा गया था कि इतनी देर तो बहस होगी, लेकिन आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ 37 घंटे की बहस हुई पिछले एक महीने। जब भी आप हाउस एडजॉर्न करते हैं तो सरकार की मदद करते हैं, क्योंकि सरकार का तो कोई नुकसान नहीं हो रहा होता, सरकार की जवाबदेही कम होती जाती है। कई सारे सवाल थे जो कि विपक्ष चाहता था उसके जवाब आए, आपने वो सब उसके कोई मांग नहीं मानी। तो जब इस तरह का हट धर्मी वाला रवैया हो जाएगा किसी भी एक पार्टी का, तो दूसरी पार्टी से कोऑपरेशन की उम्मीद करना बेकार है। अपने आप को दिखाने की और अपने आप को जो बताने की कि मैं भी हूं, उसमें आज पार्लियामेंट का ये हाल हो गया। प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, अगर किसी 5 साल के सजा वाले गंभीर अपराध में न्यायिक हिरासत या गिरफ्तारी में 30 दिन तक जेल में रहते हैं, तो अगर वो नहीं हटते हैं, तो अगर मुख्यमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री सिफारिश करेंगे कि ये हट जाए, अगर और नहीं तो 31वें दिन उनका पद चला जाएगा। ये प्रधानमंत्री पर भी लागू किया गया। बिल बहुत गंभीर है और ये सही है कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माताओं ने शायद कल्पना नहीं की होगी कि ऐसा भी कभी कोई मुख्यमंत्री आएगा जो जेल से सरकार चलाने की बात करेगा। संसद सिर्फ इसके लिए नहीं बनी है कि कुछ विधेयक वहां से पारित हो जाएं, चर्चा करके, बहस करके, देश के हित की अहित की बात करके, सभी पक्षों को सुनकर वो पारित होंगे तो देश अपने आप को ज्यादा बेहतर महसूस करेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। मेहमानों से परिचय कराती हूं, फिर विषय की ओर आपको ले चलती हूं। हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पूर्णिमा त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, अनुराग वर्मा जी हमारे साथ, सलाहकार संपादक अमर उजाला विनोद अग्निहोत्री जी हैं, और अब से थोड़ी देर बाद अवधेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ेंगे। अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब का बहुत स्वागत। पिछले एक महीने से संसद का सत्र चल रहा था, आप भी देख रहे थे, हम भी देख रहे थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हंगामा देख रहे थे। दरअसल हुआ ऐसा कि एक महीने के संसद सत्र के दौरान कुछ बिल जरूर पास हुए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हंगामा हुआ और करोड़ों का नुकसान। कहा यह गया कि बजट सत्र से ज्यादा कामकाजी सत्र होगा मानसून सत्र, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 127 से 30 घंटे का टारगेट रखा गया था कि इतनी देर तो बहस होगी, लेकिन आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ 37 घंटे की बहस हुई पिछले एक महीने, और उसमें भी अगर 2 दिन का ऑपरेशन सिंदूर निकाल दिया जाए तो मात्र 18-19 घंटे ही बहस हुई। हमारे माननीयों ने सिर्फ और सिर्फ माननीय होने का फर्ज अदा किया हंगामा करके। देश की सबसे बड़ी पंचायत में जब हम ये सोचते हैं कि हमारे प्रतिनिधि हमारी बात रखेंगे, उन विषयों पर चर्चा करेंगे जिस पर कि संजीदा होकर सोचने की जरूरत है, तो वहां सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की सियासत दिखाई पड़ती है, और देश की पंचायत संसद अब सिर्फ और सिर्फ अखाड़ा बन गई है आरोप लगाने की, क्योंकि इसमें हमारा और आपका नुकसान भी हो रहा है। क्या है संसद सत्र के दौरान के नुकसान का पूरा ब्यौरा, क्यों इस तरीके की चीजें पिछले कुछ समय से दिखाई देने लगी हैं। कहा यह भी जाता रहा है कि यूपीए के सरकार के समय से भी इस तरीके की कहानी बहुत सारी दिखने लगी है। क्या है संसद सत्र के नुकसान की पूरी कहानी, इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा कि एक छोटा बिल भी पेश हुआ, जिसको मैंने छोटा जरूर कह दिया, लेकिन वो बिल बहुत बड़ा है। वो बिल प्रधानमंत्री, सीएम, मुख्यमंत्री, नेता सबकी कुर्सी हड़पने वाला है। ये कुर्सी हड़पने का शब्द जो है, ये विपक्ष के कई सारे नेता कह रहे हैं। इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी, और संसद सत्र के दौरान इस विधेयक को लेकर क्यों हंगामा हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं ये समझूंगी कि क्या ये एक पैटर्न नहीं बनता हुआ दिख रहा है कि संसद सत्र शुरू होता है, एक्सपेक्टेशन बहुत सारी होती है, हम बतौर वोटर जनता उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं,
127 घंटे का लक्ष्य रखा जाता है और उसके बाद मात्र 37 घंटे जो है संसद का सत्र चलता है और सिर्फ और हंगामा। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कोई नई बात नहीं हो रही। अब तो ये लगता है कि जब पहले दिन सत्र शुरू होगा उससे पहले बीएसी की बैठक होगी या स्पीकर साहब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे तो कहेंगे कि हम सब लोग मिलकर सदन को चलाएंगे और अच्छी चर्चा करेंगे। बस वो बात वहाँ ख़त्म हो जाती है। उसके बाद अगले दिन सुबह प्रधानमंत्री जी अपील करते हैं कि भाई सब लोग मिलकर करें, सरकार जवाब देगी, सरकार हर चर्चा के लिए तैयार है। और जैसे ही सत्र शुरू होता है 15 मिनट बाद तो वो हंगामा शुरू हो जाता है। अब इसकी वजह दोनों पक्ष हैं। ये कहना कि सरकार की जिम्मेदारी है सदन को चलाना, ये एक बेसिक कन्वेंशन के तौर पर, लेकिन दोनों की जिम्मेदारी है, सदन दोनों लोगों का है, पक्ष का विपक्ष का। अब आप देखिए पक्ष विपक्ष में हंगामा क्यों हुआ। आपने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की बात की, 16 घंटे चर्चा हुई उस पर दोनों सदनों में, लोकसभा में, राज्यसभा में। लेकिन ये चर्चा अगर सरकार को करानी थी तो एक हफ्ता क्यों बर्बाद किया गया? उससे पहला हफ्ता केवल इस बात पर बर्बाद हुआ, हाउस नहीं चला, कि आपको सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करानी है। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा विपक्ष बहुत जमाने से कर रहा था, स्पेशल सेशन बुलाने की बात कर रहा था, शुरू होते ही करी जा सकती थी। तो शुरू में उस दिन भी कर सकते थे, वो नहीं हुआ। उसके बाद वो चर्चा हुई। अब चर्चा में देखिए कि विपक्ष जो 2 महीने से मांग कर रहा था उसने क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया उसमें, क्या सरकार को उस तरह से कटघरे में खड़ा किया? मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ। बहुत बड़ी चर्चा हो गई, सब बातें हो गई, बल्कि 4 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री समेत जो बात की उससे लगा कि भाई इसमें तो कुछ गड़बड़ हुई नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि गड़बड़ हुई, लेकिन आप जिस बात के लिए हंगामा कर रहे थे वो कहाँ आप उस बात को ठोस तरीके से रख पाए, ये बात हुई। अब उसके बाद हुआ एसआईआर को लेकर। एसआईआर का मसला जब आपने सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया तो उस पर लगातार बहस करने की क्या ज़रूरत है? आप चाहते, क्योंकि सब विद्वान सांसद हैं, सब हैं, आप एसआईआर की बजाय इलेक्टोरल रिफॉर्म पे चर्चा करते हैं। सरकार रोक ही नहीं सकती थी, आप एक मोशन ले आते कि उस पर करवाना ही का, और उसी में एसआईआर पर भी चर्चा होती। कोई सदन में ऐसा तो होता नहीं है स्पेसिफिक रूल पे, लेकिन वो काम नहीं करवाया, सरकार ने भी नहीं किया। एसआईआर पर भी चर्चा हो जाती है तो क्या फ़र्क पड़ रहा होता है इस सब बात पर। इसलिए बहुत मुद्दे होते हैं, और मैं अक्सर कहता हूँ कि जब भी आप हाउस एडजॉर्न करते हैं तो सरकार की मदद करते हैं, क्योंकि सरकार का तो कोई नुकसान नहीं हो रहा होता। सरकार की जवाबदेही कम होती जाती है। सरकार ने तो अपने 12 बिल पास कर लिए बिना बहस के। इनकम टैक्स जैसा बड़ा बिल जिस पर बहस चर्चा होनी चाहिए थी उस पर चर्चा नहीं हुई। गेमिंग वाले बिल था उस पर जो विस्तार से चर्चा हो सकती थी वो नहीं हुई। और आखिरी दिन सरकार जो बिल लेकर आई, जो बहुत महत्वपूर्ण बिल है, वो बिल्कुल आखिरी दिन लाई। और उसमें क्या किया गया कि संसदीय परंपराओं से अलग, मैं ऐसा समझता हूँ, क्योंकि मैं 40 साल 35 साल संसद कवर की है, कि आप रिवाइज लिस्ट में इतने इंपॉर्टेंट बिल को क्यों लेकर आ रहे रात को 11 बजे? ठीक है, कोई चोरी थोड़ी है। मैं दोबारा विधेयक पर आपसे चर्चा करने आऊंगी। जिस तरीके से आप लगातार अपने स्क्रीन पर आंकड़े देख रहे हैं कि कितना समय, कितने पैसे बर्बाद हुए हैं इस मानसून सत्र में। कहा यह गया था कि बजट सत्र से ज्यादा चर्चा होगी। ओम बिरला ने सदन की शुरुआत में ही ये बात कही थी, लेकिन सदन सत्र के आखिरी दिन उन्होंने क्या कहा है, जरा ये भी सुनिए, दुखी होकर। हम सभी ने सत्र के प्रारंभ में तय किया था कि हम इस सत्र में 120 घंटे चर्चा करेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी इस पर सहमति बनी थी, लेकिन लगातार गतिरोध और नियोजन पूर्णिमा मैम, जैसा कि सर ने भी कहा कि एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की ज़रूरत थी। खाली जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है तो उसमें कह दिया जाता है कि हम सत्र ठीक ठाक शुरुआत करेंगे, लेकिन जब सदन के भीतर आते हैं तो सिर्फ अखाड़ा है वो, आपने ये नहीं बताया, आपने वो नहीं कहा, सिर्फ यही कहानी रह जाती। करोड़ों का नुकसान, समय की बर्बादी, टैक्स पेयर्स का नुकसान, ये कब, इसमें कैसे सुधार आएगा और कब आएगा? दोनों पक्षों को कितना संजीदा होने की ज़रूरत है? प्रतीक्षा, ये जो आपने कहा कि हाल के वर्षों में, हाल के वर्ष नहीं, विजय जी ने बिल्कुल सही कहा है। 30 साल से मैं भी पार्लियामेंट कवर कर चुकी हूँ और रेगुलरली देखा है, तो दोनों तरफ से पक्ष विपक्ष की इसमें बात नहीं है। ये नहीं हम कह सकते हैं कि आज चूंकि यूपीए विपक्ष में है इसलिए वो व्यवधान डाल रहा है, हाउस को डिसरप्ट कर रहा है।
बीजेपी भी जब ऑपोजिशन में हुआ करती थी तो हमने देखा था पूरा का पूरा विंटर सेशन हमने देखा था, जिस समय आधार के ऊपर पूरा का पूरा विंटर सेशन आधार सब पे वॉश आउट हो गया था, वॉश आउट हो गया था, बिल्कुल एक दिन भी उसमें काम नहीं हुआ था। तो जैसा आपने कहा, सदन अखाड़ा बन गया है। बेसिकली वहाँ चर्चा नहीं, वहाँ मल्लयुद्ध करने के लिए लोग जाते हैं, क्योंकि सार्थक चर्चा को ना कोई चाहता है और ना सत्ता पक्ष के लोग ही चाहते हैं कि किसी भी विषय पर सार्थक चर्चा हो। अभी इसी सदन में देख लीजिए, अगर एक दिन का स्पेशल सेशन बुला के अगर ऑपरेशन सिंदूर आप डिस्कस कर लेते तो ये सत्र आपको दूसरे मुद्दों पे चर्चा करने के लिए अवेलेबल हो जाता। बिल्कुल ठीक। आपको मालूम था कि विपक्ष चाहता है सदन में ऑपरेशन सिंदूर पे बात करना, वो चाहता है कि प्रधानमंत्री उसमें अपना पक्ष रखें। कई सारे सवाल थे जो कि विपक्ष चाहता था उसके जवाब आए, आपने वो सब उसके कोई मांग नहीं मानी। तो जब इस तरह का हट धर्मी वाला रवैया हो जाएगा किसी भी एक पार्टी का, तो दूसरी पार्टी से कोऑपरेशन की उम्मीद करना बेकार है। पहले एक परंपरा हुआ करती थी प्रतीक्षा, सत्र से पहले ऑल पार्टी के साथ मिलके चाय पे, लंच पे, डिनर पे सारे जो या तो स्पीकर के साथ या प्रधानमंत्री बुला लेते थे और सबसे मुलाकात हो जाती थी। तो मुलाकात में एक बैकग्राउंड तैयार हो जाता था, एक थोड़ा सा सॉफ्टनेस एक दूसरे के लिए हो जाती थी, तो कुछ मुद्दे हो भी जाते थे डिस्कस। अब वो परंपरा ही बिल्कुल खत्म हो गई है। अब तो बिल्कुल आपस में तलवारें खींचे हुए ही जो सदस्य हैं वो मैदान में आते हैं। तो आप क्या उम्मीद करिएगा? SIR पे जो हंगामा है वो तो होना ही था, क्योंकि बिहार में जो हो रहा है ऑब्वियसली उसको लेकर के विपक्ष आक्रोशित है, और उसका आक्रोशित होना बहुत नेचुरल भी है, क्योंकि 65 लाख लोगों के नाम कट रहे हैं और ये नहीं पता है कि उससे किसको नुकसान होने वाला है, फायदा होगा किसको वो दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी JDU बिल्कुल चुप है उस मसले पे। तो वो सारा जो मुद्दा है जिस पे भी हंगामा बरपा है होना ही था, और मुझे लगता है कि इसमें हर किसी को सोचने की जरूरत होगी। ब्लेम गेम खेल के कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, आज सब लोग थोड़ा समय का ध्यान रखते रहेंगे। अनुराग सर, जैसा कि मैम ने भी कहा कि ये पार्टियों पर आरोप लगाने से अच्छा है कि एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के साथ सत्र की शुरुआत करनी चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग में चर्चा तो खूब हो जाती है कि हम इस विषय पर बात करेंगे, इस विषय पर बात करेंगे। एक हफ्ते पूरा डिले करने की आवश्यकता क्या पड़ी सरकार को? अगर आपको ऑपरेशन सिंदूर पर बात करना था तो वो एक वीक आपने क्यों जो है सिर्फ हंगामे के लिए कि नहीं हम बात करेंगे, नहीं जयशंकर जी आएंगे, नहीं राजनाथ सिंह जी बोलेंगे, क्यों एक हफ्ता 10 दिन क्यों बर्बाद किया गया? हम लोग चाहे जो बात करें कि आप सरकार से बात कर लीजिए या आप विपक्ष की, ऐसा मतलब कोई भी आप कॉम्बिनेशन लगा लीजिए, सदन पार्लियामेंट का जो सेशन होता है अब वो जनता की धन की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं रह गया है। इस पे हम लोग, मुझे याद पड़ता शायद 10-15 साल से हम लोग यही डिस्कशन कर रहे हैं कि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इस तरह से पार्लियामेंटेरियन जो सांसद हैं हमारे बर्बाद कर रहे हैं। मुझे याद पड़ता है काफ़ी साल पहले की बात है, एक बड़े विद्वान सांसद थे ने मुझसे एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो संसद की कार्यवाहियां जो अब जिस डायरेक्शन में जा रही हैं उसका सबसे बड़ा कारण है जो लाइव टेलीकास्ट शुरू हो गया है। उसका रीज़न क्या था कि वो एक आम सांसद का अगर 500-550 सांसद वहां हैं तो उसमें से जो मौका मिलता है वो मुश्किल से 10-20-50 लोगों को मिलता है, बाकी तो शांति से बैठे रहते हैं ना, वो लंच डिनर करने जा रहे होते हैं। तो वो मैसेज उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये जा रहा है कि हमने जिस आदमी को वहां भेजा है उसने वो तो कुछ करता ही नहीं, वो तो बोलता ही नहीं, वो तो दिखाई नहीं देता। तो वो हंगामा उसने इसलिए करना शुरू किया कि वो उसका जो क्लाइंट था उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी कि वो अपने क्षेत्र में लोगों को दिखा सके कि भाई मैं भी कुछ कर रहा हूं पार्लियामेंट में, वो कि मैं एग्जिस्टेंट हूं भाई, ऐसा नहीं है। उस चक्कर में हुआ क्या, पहले तो ये इस चीज से शुरू हुआ, उसके बाद वो डिरेल होते होते आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि पूरे सेशन में इस बार जैसे ऑन एन एवरेज 1.5 घंटे की और 2 घंटे की राज्यसभा और लोकसभा में एक्टिव जो प्रोडक्टिव जो आवर्स रहे वो इतने रहे हैं। तो ये जो एक अपने आप को दिखाने की और अपने आप को जो बताने की कि मैं भी हूं, उसमें आज पार्लियामेंट का ये हाल हो गया। और मुझे डर है कि अगर इस पे किसी तरह से कोई निर्णय या कोई बात सार्थक नहीं हुई तो ये हम और गलत डायरेक्शन में जाते जाएंगे, और ये बहुत गलत होगा लोकसभा के लिए, हमारी डेमोक्रेसी के लिए, और हमने जो वोट देके अपने सांसद को भेजा है उसके लिए, उनके लिए। हमारे जनप्रतिनिधि हमारी बातें ना करके अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं। विनोद सर, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि यूपीए के टाइम से, जब यूपीए सत्ता में थी तब भी वो मैम ने भी वो किया कि आधार को लेकर
और 2G को लेकर खूब सारे इस तरीके के हंगामे उस समय से भी हुए थे, पूरा सत्र जो है नहीं चला था। क्या एक ट्रेंड सा बनता आ रहा है पार्टीज में कि जो सत्ता में रहेंगे, जो विपक्ष में रहेंगे, वो इसी तरीके का ट्रेंड वो करेंगे, और ये किस ओर जा रहा है? मतलब ये तो बहुत सारी बातें निकल कर आ गई कि ये गलत हो रहा है, बट ये ट्रेंड कैसे ठीक होगा? जैसे विजय जी या पूर्णिमा जी, मैंने भी बहुत लंबे समय तक पार्लियामेंट कवर किया, तो दरअसल अब पार्लियामेंटेरियंस का अभाव हो गया पार्लियामेंट के अंदर। जो एक जमाना था, मतलब जब से हम लोग कवर कर रहे थे, एक से एक ज़बरदस्त धुरंधर पार्लियामेंटेरियंस होते थे, पक्ष में विपक्ष में, सरकार किसी की भी हो, लेकिन जिनको सुनने में मज़ा आता था। गैलरी हम लोग छोड़ते नहीं थे कि हाँ जॉर्ज फर्नांडीज बोल रहे हैं, अटल जी बोल रहे हैं, इंद्रजीत गुप्ता बोल रहे हैं, सोमनाथ चटर्जी बोल रहे हैं, ऐसे एक से एक दिग्गज, चंद्रशेखर जी हैं। आज दोनों सदनों में शायद इक्का दुक्का होंगे कोई जिनको सुनने के लिए लोग रुकें। तो एक तो इसलिए पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, उनका कोई मतलब ही नहीं रह गया है, और यही वजह है कि गंभीरता का अभाव हो गया है पूरे सदन में। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे सदन एक संसदीय व्यवस्था है, परंपरा है, कन्वेंशन है और लॉ है। क्या लॉ है? लॉ ये है कि डिप्टी स्पीकर होगा लोकसभा में। कन्वेंशन ये था कि अपोजिशन को दिया जाएगा, लॉ नहीं था। लेकिन डिप्टी स्पीकर का बाकायदा, विजय जी बताएंगे इस बात को, मैंडेटरी है होना। लेकिन 2019 से लेकर 24 तक का पूरा कार्यकाल बिना डिप्टी स्पीकर के चला गया। विपक्ष को छोड़ दिया, सत्ता पक्ष ने अपना भी नहीं बनाया, और इस संसद में भी डिप्टी स्पीकर अभी लोकसभा में नहीं है, अब 1 साल से ज़्यादा हो रहा है। एक तो कन्वेंशन ऐसे खत्म हो रहे हैं, इससे लॉ हो रहा है। ये सारे गंभीर मुद्दे हैं जिन पर होना चाहिए चर्चा। दूसरी बात यह है कि जो लाइव टेलीकास्ट की बात कर रहे हैं, पूर्णिमा जी को याद होगा, हम लोग लखनऊ में थे उस समय 1996 में, जो 12 दिन की सरकार अटल जी की बनी थी, 13 दिन की। अब उसमें जो कॉन्फिडेंस मोशन आया था अटल जी का, पूरे देश ने लगभग दूरदर्शन में उसका लाइव टेलीकास्ट पहली बार हुआ था, और सब हम लोग खाना भूल गए थे। मतलब बैठ करके इकट्ठे सब लोग जो है अपने घरों में, या सूचनाएं जो NXC में चीफ मिनिस्टर ऑफिस था उसके वहाँ बैठ करके देखा था, क्योंकि एक से दिग्गज लोग बोल रहे थे और बड़ा अच्छा। उसके बाद ये ट्रेंड हो गया लाइव टेलीकास्ट का, और सुनने में मजा आता था। इधर क्या हो गया कि जो यूपीए के टाइम में तो दोनों लीडर, हाउस के अपोजिशन लीडर्स ने कहा था कि अपोजिशन हैज द राइट टू डिस्टर्ब द हाउस। जेटली जी ने भी कहा था, सुषमा जी ने भी कहा था, लेकिन अब उसका उस समय उनकी वो भूमिका थी। आज सरकार में वो है, उस समय जो विपक्ष, जो सरकार थी वो यही कहती थी जो आज की सरकार कह रही है कि विपक्ष चलने नहीं दे रहा। विपक्ष जैसे अभी इन्होंने, विजय जी ने कहा कि 1 हफ्ता आपने बर्बाद किया। अरे भाई 2G पे आप JPC लाए, लेकिन पूरा सेशन पास आउट करने के बाद आप पहले ले आते JPC, तो यूपीए सरकार भी तो जिम्मेदार थी उसके लिए कि पूरा सेशन पास आउट किया अपोजिशन, और बाद में आप दबाव में JPC बनाई आपने। ऐसे ही ऑपरेशन सिंदूर की बात थी कि 1 हफ्ते बाद आपने चर्चा कराई। तो मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है क्योंकि बहुमत होता है, वो एक बड़े भाई की भूमिका में होती है। विपक्ष थोड़ा हल्ला हंगामा उसका करना भी बनता है, लेकिन सदन का सत्र ही न चले, ये विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। और खाली आप एक मुद्दे पर दिन भर आप हल्ले मचाते रहे तो ये भी उचित नहीं है, क्योंकि ये अधिकार हनन है उन सांसदों का जो अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाने के लिए आते हैं और उन मतदाताओं का अधिकार हनन भी है जिनकी जो अपने सांसदों के पास जाते हैं कि साहब ये समस्या जो है आप उठाइएगा पार्लियामेंट में, और उनको मौका नहीं मिलता। न क्वेश्चन आवर हो रहा है, न 0 आवर हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा। बिल्कुल ठीक है, और यही सबसे ज्यादा दुखद है। पैसा जो है उसको तो अपनी जगह है, ये जो लोकतांत्रिक अधिकार का हनन है जनता के और सांसदों का, ये एक बड़ा मुद्दा है। ये भी गंभीर मुद्दा है। अवधेश सर, 10 दिन जो है, अभी अनुराग जी से मैं वही पूछ रही थी कि 10 दिन लगातार आपने सिर्फ डिमांड में निकाल दिए। ओम बिरला जी सदन सत्र के आखिरी दिन दुखी होकर कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि बजट सत्र से ज़्यादा अच्छा सेशन चलना चाहिए। प्लानिंग में कहाँ कमी हो जा रही है, और क्यों नहीं सत्ता पक्ष से उस तरीके का, विपक्ष से उस तरीके का बैलेंस बन पा रहा है? क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष की होगी। 15 विधेयक जो है लोकसभा में पेश हुआ, 15 विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ है। 18 घंटे 41 मिनट लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। 16 घंटा 25 मिनट राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। हम लोग परीक्षा देते थे तो 30 नंबर आ जाता था तो पास मार्क्स हो जाता था। 31% काम लोकसभा में हुआ है। संजीदा है, बहुत नुकसान संजीदा ही बोल रहा हूँ। 37% तो मैं आपको लगता है हल्की बात बोल रहा हूँ। 37% जो है वो काम राज्यसभा में हुआ है। हाँ, 120 घंटे थे तो उसमें 39 घंटे इधर काम हुआ है, मेरे ख्याल से उधर हुआ है 37 घंटे लोकसभा में काम हुआ है। दुनिया भर का संसद ऐसे ही चल रहा है।
हर बार जो है बरसों से हम लोग देख रहे हैं 1997 से पार्लियामेंट का, तो अटल जी ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि इस बार हम लोग तय कर लें अब कि संसद कैसे चलाना है, कोई बेल में नहीं जाएगा, वो पूरे बने थे, कोई पालन नहीं करता है। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में गांधी जी ने 1909 में लिखा कि हे भगवान, ये हमारे देश को नहीं देना, ना तो हमारा देश पामाल हो जाएगा। उनसे किसी ने पूछा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई तो जननी ब्रिटेन है, हाउस ऑफ कॉमन्स में जब गंभीर बहस होती है तो ज्यादातर कुर्सियां खाली रहती है, कुछ लोग ऊँघते रहते हैं और आपस में इतने जोर जोर से चिल्लाते हैं सांसद कि उनकी आवाज नहीं सुनाई पड़ती है। ये है पार्लियामेंट। तो ये गांधी जी तो 1909 में ही बोल दिए थे, लेकिन इस समय ये गवर्नमेंट है, ये ऐसे ही चलने वाला है पार्लियामेंट। इसी को स्वीकार करके काम करने की अब नौबत है, क्योंकि जैसे लोगों को हम चुन करके भेजेंगे सभी पार्टियों में, पार्टी जैसे लोगों को टिकट देगी और जिस ढंग का वातावरण हमारे समाज में रहेगा, सड़क के वातावरण से संसद के वातावरण को आज अलग करना असंभव हो गया हुआ है। इसके बावजूद मैं तो ये मानता हूं कि इन सब के बावजूद पार्लियामेंट इतना काम कर दे रहा है, तो ये उसके लिए पार्लियामेंट को शाबाशी और हमको उसका धन्यवाद करना चाहिए कि आप इतने के बावजूद इतने विधेयक आपने पारित करा लिए, महत्वपूर्ण विधेयक। आपकी घंटी बज गई, 15 विधेयक देखे पारित हो गए हैं भाई, 15 में से 14 उधर चले गए हैं। तो ये तो बहुत, या आज की स्थिति में मैं मानता हूं कि जो स्थिति दुनिया भर के संसद की हो गई है उसमें ये काम ठीक ठाक है। हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि पार्लियामेंट ऐसे ही चलेगा और इस पार्लियामेंट से हमको कैसे इस देश की नियति निर्धारण का काम लेना है। बिल्कुल ठीक है सर, जैसा कि अभी आपने सभी को सुना कि पूरी कहानी जो है वो दुखी होकर सभी ने कहा कि वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, समय का, पैसों का। हमारी जो मुद्दों की बात है वो वहाँ पर नहीं हो पाती, सिर्फ अखाड़ा बनकर रह गई है देश की सबसे बड़ी पंचायत। क्या इसमें कुछ चेंजेस की आवश्यकता है? क्या वो जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, जो कि मैम भी कह रही थी कि पहले ही सदन सत्र शुरू होने से पहले एक जो बैलेंस ज़रूरी होता है वो मिसिंग है, या फिर जो सर कह रहे हैं कि संजीदगी, गंभीरता, ये सब शायद अब नहीं दिख रही है? है ना, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल संसद में ज़ेरे बहस है ये मुद्दा। तो बात यही है कि कुछ सकारात्मक पक्ष हम देख सकते हैं कि इसके बावजूद जो वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए वो हुई, लेकिन संसद सिर्फ इसके लिए नहीं बनी है कि कुछ विधेयक वहाँ से पारित हो जाएं। चर्चा करके, बहस करके, देश के हित की अहित की बात करके, सभी पक्षों को सुनकर वो पारित होंगे तो देश अपने आप को ज़्यादा बेहतर महसूस करेगा कि हमने जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई है उससे हमारा सभी का जुड़ाव मजबूती से है और उसमें विपक्ष की भी उतनी ही मजबूत, उतनी ही दमदार भूमिका है। सीधे प्रसारण की बात हो रही थी, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सीधा प्रसारण इसलिए तय किया गया था कि पूरा देश इस कार्रवाई को देखे, इससे सबक ले और लोग देखें कि जनप्रतिनिधि कैसे होते हैं। अब तो ये हो गया कि ये कभी ना देखें कि जनप्रतिनिधि कैसे होते हैं, उससे एक उदाहरण कायम हो कि देश के बड़े मुद्दों को लेकर, गंभीर मुद्दों को लेकर कैसे बहस होती है। और विद्यालयों में और महाविद्यालयों में एक प्रतिमान संसद भी आयोजित की जाने लगी थी उसी दौरान, कि उस प्रतिमान संसद में लोग लाइव प्रसारणों को देखकर सीखें। बाद में तो जो प्रशिक्षक उसके आते थे, मैं खुद उसका वो कहते थे उसको देख के नहीं सीखे तो ज्यादा अच्छा है। भाई आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे हैं, क्या सबक दे रहे हैं? हम इतने 1 महीने की पूरी कार्रवाई में 5-7 घंटे भी ठीक से बहस नहीं कर पाए हैं संसद में। 250 से 300 करोड़ के आसपास के नुकसान का अनुमान है। आप सोचिए ना, जिस देश में हमारे पास अभी भी गांवों में पीने का पानी नहीं है ठीक से, शिक्षा सब तक नहीं पहुंच पा रही है, सरकारी स्कूलों की छत गिर जाने से बच्चे वहीं पर दबकर मर जाते हैं और उसके लिए चिट्ठियां पर चिट्ठियां पंचायत भवन को लिखी जाती है और उसकी सुध नहीं ली जाती। उस देश में संसद में 300 करोड़ रुपए ऐसे ही वेस्ट हो जा रहे हैं बिना चर्चा के। तो मत करिए, फिर जो सरकारी स्कूलों की छतें बननी है वही बना दीजिए। जब आपको ऐसा ही करना है तो एक बंद कमरे में सत्ता पक्ष बैठ जाए, विधेयक पारित कर दे और विपक्ष को और देश को बता दे। पर इससे बुरी कोई स्थिति देश की हो नहीं सकती। मतलब इतनी खराब स्थिति में अगर हम देश को पहुंचाना चाहते हैं और उसके अगर निवेदन यह है कि ऐसा ही चलेगा, इसको स्वीकार कर लीजिए, तो उससे दुखद कोई स्थिति लोकतंत्र की हो नहीं सकती। स्वस्थ लोकतंत्र के जो किस्से हमारे पुराने वरिष्ठ पत्रकार साथी जो लगातार पार्लियामेंट कवर करते रहे वो बता रहे हैं, वो किताबों में न रह जाएं
और केवल किस्सों का विषय न रहे, आगे इस तरह के किस्से नई पीढ़ी को, नए पत्रकारों को, देश की युवा पीढ़ी को और जो जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं उनको भी देखने को मिले, तो ही हम मानकर चलेंगे कि लोकतंत्र में सब कुछ ठीक है। जैसे कि शुरुआत में भी मैंने कहा कि कुछ विधेयक जरूर पास हुए। एक ऐसा विधेयक जिस पर कि खूब जमकर हंगामा भी हुआ और खूब जमकर बवाल भी हुआ, हालांकि वो अभी तक कानून की शक्ल में नहीं आया है, क्योंकि सरकार के लिए उसे पास कराना टेढ़ी खीर है। क्या है वो विधेयक और किस तरीके से उसकी चर्चा इतनी ज्यादा हो रही है और उस पर हंगामा हो रहा है, ये भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सर, प्रधानमंत्री, सीएम सबको हटाने वाला विधेयक, यही इस समय आम लोगों में चर्चा का विषय है और इसी लाइन से सभी जो है वो कर रहे हैं। ये टाइमिंग क्या है इस विधेयक को लाने की? दूसरा, जब आपको पता है कि आप इस विधेयक को पास नहीं करा सकते इतनी आसानी से, तो फिर ये किस तरीके का मैसेज देने की कोशिश, या फिर क्यों ये विधेयक लाया गया? लगातार विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है, क्या कहानी है इसकी? महत्वपूर्ण बिल है, मैसेज के हिसाब से भी, पॉलिटिकल टाइमिंग के हिसाब से भी। लेकिन एक चीज़ की मैं चर्चा कर दूं कि पार्लियामेंट की हमने डिबेट पर सब बात की, हम लोग चिंता कर रहे हैं कि भाई पैसा बहुत वेस्ट हो रहा है। मैं पैसा इंपॉर्टेंट नहीं समझता। मान लीजिए 300 करोड़ रुपए वेस्ट हो गया एक महीने में। 300 करोड़ रुपए कुछ नहीं है, 2 रुपये एक आदमी पर एक महीने में खर्च हुआ है, वेस्ट हुआ है। इंपॉर्टेंट पैसा नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि जिस काम के लिए आपको भेजा गया, क्या काम आप वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। पार्लियामेंट का पहला काम है लॉ मेकर्स का, कानून बनाने का काम है। आप बहस करते हैं राज्यसभा में सभापति बनकर कि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करते हैं कि आप कानून नहीं बना सकते, और जब आपको कानून बनाने का मौका मिल रहा है तो आप कानून नहीं बना रहे, या बना रहे हैं तो बिना बहस के बना रहे हैं। 15 बिल 12 बिल पास होना कोई प्राउड का विषय नहीं है, ये कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना है। एक भी बिल हो, एक भी बिल ढंग से पास हो जिस पर पूरी चर्चा हो, देश भर के लोगों पर उसका असर पड़ता है, वो महत्वपूर्ण है। अमेंडमेंट्स आते हैं, उन पर चर्चा हो, सारी बातें होती है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें नहीं भी लागू करके आप उस बहस को विस्तार देते हैं, उस विषय को। अब जैसे ये बिल है, ये बिल एक पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए भी है कि जब देश भर में बात चल रही हो तो सरकार ने मैसेज दिया है पॉलिटिकल मॉरलिटी का, कि भाई राजनीति में भ्रष्टाचार नहीं हो, इस पर चर्चा होनी चाहिए। जो गांधी कहा करते थे कि लोकतंत्र में लोक लाज जरूरी है, तो लोक लाज होती है पॉलिटिकल मॉरलिटी। अब उस पॉलिटिकल मॉरलिटी पर ये बिल लेकर आए गए इस बहाने से कि भाई इसको काम करना चाहिए। लेकिन ये देश पॉलिटिकल मॉरलिटी से नहीं चलता, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी से चलता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी क्या कहती है और इसका एक्सपीरियंस क्या कहता है। सरकार को ये बिल लाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, इसमें भी कोई बात नहीं कहेगा। सब लोग कहेंगे भाई जेल में जाकर क्यों कोई सरकार चलाए। हालांकि केवल ये किस्सा एक ही आया अरविंद केजरीवाल का, अब उनके सिर ये हंडिया फोड़ दीजिए, लेकिन मुद्दा वो नहीं है कि उस तरह से किया आपने। उसको बहस को शुरू करना था तो बिल को पहले लेकर आते। कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपकी मॉरलिटी है और पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस है, उसमें क्या कहा जाता है कि बिल को आप 48 घंटे पहले लाएं, ताकि संसद में जो सांसद हैं वो उस पर बहस पढ़ें उसको और उस पर चर्चा कर सकें। लेकिन सरकार तो रिवाइज उसमें लेकर आई है, पता नहीं रात को 11 बजे वो आया उनका कि पार्लियामेंट की क्या कार्रवाई है, रिवाइज जो बिजनेस होता है उसमें वो आया। तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी आपको रिवाइज? और ये आदत में इस सरकार के, जो बिल सबसे बड़ा बिल आया इस देश में 5 अगस्त 2019 को, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने का, वो बिल भी आप ऐसे लेकर आ गए और आप ये दिखा रहे हो देखो किसी को खबर नहीं। खबर क्या, कोई चोरी का काम थोड़ी हो रहा है। और जो देश में विपक्ष में बैठे हैं वो भी देश के लिए बैठे, ठीक है। तो इतने बड़े बिल को जिससे आप एक पॉलिटिकल सिस्टम को बदलना चाहते हैं, उस पर ज़्यादा बेहतर डिबेट हो। और सरकार ने अच्छा किया कि जेपीसी में उसको भेज दिया बिल को, अब उस पर चर्चा हो जाएगी, अगले बार आएगा बिल तो उस पर काम होगा। लेकिन इसके साथ जोड़कर देखना चाहिए कि पिछले 10 साल में 193 जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन पर ईडी के मामले चले, 193, उसमें से 99% अपोजिशन के लीडर्स पर है। उसको छोड़ दीजिए, उसका कन्विक्शन रेट क्या है, केवल 2 केसेस में कन्विक्शन हुआ है, केवल 2 केसेस में 193 में से, ठीक है। अब आपने कहा 30 दिन में हम जेल में भेज देंगे, तो पीएमएलए का कोई भी मामला ऐसा नहीं है जिसमें आपको 30 दिन में जमानत मिल जाए। सत्येंद्र जैन साहब तो 18 महीने जेल में रहे और आपने उनको सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी। तो ये क्या प्राकृतिक न्याय को सपोर्ट करता है या कानून? ये कानून प्राकृतिक न्याय को सपोर्ट कर रहा है क्या? और 30 दिन जेल रखना, मैं आपको एक बात बहुत साफ तौर पे कहता हूँ, ये जुडिशियल प्रोसेस नहीं है। आप कहेंगे कोर्ट करेगा, कोर्ट नहीं, ये एजेंसीज का प्रोसेस है। ऐसे एजेंसी चाहें कहते हैं रिमांड दीजिए, जेल भेज दीजिए, अभी काम नहीं हुआ, इनको प्रतीक्षा जी तो बहुत ताकतवर है, इनको निकालना मत, बाहर कुछ हो जाएगा, चलाते रहिए 30 दिन जेल। 30 दिन तो आज जितने कानून बड़े कड़े कानून बने हैं,
टेररिज्म को लेकर, पीएमएलए को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, करप्शन को लेकर, उसमें 30 दिन किसी को भी जेल में रखना यदि आप चाहें तो बहुत आसान काम है। और ये मत समझिए कि सरकार केवल एक, इसलिए कई लोग कहते हैं कि भाई ये तो बीजेपी ने कर दिया, तो ऐसा तो नहीं है। कानून तो एक बार बन जाएगा, बीजेपी की सरकार चली जाएगी तो उन पर भी इसको यूज कर सकते हैं, जैसा हुआ था चिदम्बरम साहब को पता होगा। पीएमएलए का कानून जो है वही लाए थे। तो इसलिए कानूनों को ज्यादा बहस, ज्यादा विस्तार के साथ चर्चा करना चाहिए, चर्चा करने की जरूरत है। अवधेश जी, मैं चाहूंगी कि आप इस पर थोड़ी अपनी बात रखें कि जिस तरीके से विधेयक लाया गया, एक इतना महत्वपूर्ण विधेयक, उसको आप रात में लेकर आते हैं और उस पर कोई चर्चा भी नहीं हुई, कोई संजीदगी की बात भी नहीं हुई, और सबसे बड़ी बात ये कि इस तरीके के विधेयक आप दूसरे पक्ष को बिना कॉन्फिडेंस में लिए लेकर आते हैं, तो इसलिए भी शायद सवाल उठ रहे हैं। कपिल सिब्बल भी इसीलिए शायद नाराज थे बहुत ज्यादा। जो कुछ परिदृश्य उस विधेयक में बना है, अगर हम लोग ये कल्पना करते हैं कि दूसरे पक्ष से कॉन्फिडेंस लेके पेश किया जाए, तो फिर उसका उत्तर मेरे पास नहीं है। मूल बात है कि इस ऐसे कानून की देश को आवश्यकता थी या नहीं है। दो तरीके होते हैं शासन चलाने के, या तो आप खुद विचार विमर्श करिए, अगर सहमति नहीं बने तो उसको मत करिए। एक तो तरीका एक होता है कि अगर हमको काम करना है, हमने तय किया है ये करना है, तो फिर उस विधि से वो काम कराई जाती है। बहुत दो तरीके हैं आपको काम कराने के इस पार्लियामेंट किसी भी सरकार में। तो जैसे अब 5 अगस्त के पहले अगर 370 पर स्थिति अगर सामने देश के आ जाती तो क्या होता? अगर आपको क्रांति करनी है, इसके माध्यम से रेडिकल चेंज लाना है किसी विषय में, तो ऐसे ही लाना पड़ेगा, जैसे भी हो, बाय हुक और बाय क्रुक उसको पास करा लेना पड़ेगा। अगर आपके पास अपने नेशन का एक विजन है उसको कराने का, इस पार्लियामेंट्री फॉर्म में दूसरा अपने पास काम कराने का कोई तरीका नहीं है। भाई इस देश में ये सब यहाँ मतलब इन लोगों ने जो अभी बोल रहे हैं, ये सब ने लगभग 30-35 वर्षों तक देश की पूरी राजनीति को बदलते हुए आंदोलनों को देखा है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार, शीर्ष भ्रष्टाचार के विरुद्ध कितने आंदोलन हुए हैं, कितने लेख लिखे गए हैं, पार्लियामेंट में बहस हुई है, कमेटियां बनी है। जो लोकपाल का तो 1967 के में आ गया था, वो मुरारजी भाई के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी में, और नहीं हुआ है। तो जो कुछ होता रहा है, अब अरविंद केजरीवाल जी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई ये तो मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं कि हमारे पास संविधान कानून में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि हम किसी को जेल में रहने पर कहें कि आप इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर सकें। तो ऐसा कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि भाई 30 दिन के लिए अगर आप जाते, सबके लिए 3 इसमें बदलाव है। एक आपके यूनियन टेरिटरीज एक्ट में 1963 उसमें बदलाव करना है। एक 2019 का जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक है कि जो उस समय भी बनाते समय ध्यान में नहीं रहा। एक संविधान का 130वां संशोधन है जो 75वां संविधान की धारा है प्रधानमंत्री और सब मंत्रियों के बारे में, उसमें है कि कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, अगर किसी 5 साल के सजा वाले गंभीर अपराध में न्यायिक हिरासत या गिरफ्तारी में 30 दिन तक जेल में रहते हैं, तो अगर वो नहीं हटते हैं, तो अगर मुख्यमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री सिफारिश करेंगे कि ये हट जाए, अगर नहीं तो 31वें दिन उनका पद चला जाएगा। ये प्रधानमंत्री पर भी लागू किया गया। हालांकि मेरा मानना यह है, लोकपाल में भी मैं मानता था कि प्रधानमंत्री के पद को इससे परे रखना चाहिए। तो देश में एक समस्या पैदा होती है, लोग इसका उठा सकते हैं। केवल इसमें है कि बीजेपी दुरुपयोग करेगी, तब दुरुपयोग के कारण देश में कानून नहीं बने। कायदे से इस विधेयक की जरूरत देश में नहीं होनी चाहिए। हमारे अंदर इतनी नैतिकता होनी चाहिए कि हमारे पास आया है, हम बाहर जाएं। हेमंत सोरेन ने किया, छूट के आए, फिर मुख्यमंत्री बने कि नहीं बने। पहले होता था कि लंबा लंबा चलाए। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया था कि जो भी राजनीतिक मामले हैं भ्रष्टाचार के, अपराध के, उसके लिए स्पेशल कोर्ट बना करके देश भर में उनका निपटारा एक समय से कर दिया और आगे तय किया जाए कि इतने दिन में कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं किया। हालांकि पीएमएलए कोर्ट बना है, लेकिन कोई रास्ता नहीं है इस समय। ये विधेयक पारित होगा नहीं होगा, लेकिन आप ये सोचते हैं कि सबसे विचार विमर्श करते हुए हम करें, तो आज के समय में जो नेता कल भ्रष्टाचार के लिए आंदोलन करते थे वो स्वयं भ्रष्टाचार की सजा पा चुके हैं। देश में लोग जमानत पर छूटे हुए हैं। कभी भी सूचिता के लिए, पारदर्शिता के लिए, राजनीति और सत्ता की नैतिकता वाला कोई कानून लाने की कोशिश की जाएगी, उसका समर्थन इसमें मिलना नहीं है। ठीक, ये सोचना कि केवल सरकार ही ठीक सोचती है, यही एंटी डेमोक्रेटिक है। ये देश में जो विपक्ष के लोग हैं वो भी देश के लिए ही सोच रहे हैं।
और बिना बहस के यदि आपको करना है तो फिर तो पार्लियामेंट रखनी नहीं है, फिर तो कैबिनेट से पास कर दीजिए बिल को। ये प्रोसेस में ही बता नहीं होना दीजिए कि हो चाहिए। गया। ठीक है, नहीं, जेपीसी में गया है। ठीक है। पूर्णिमा मैम, जनता का हित दिख रहा है या राजनीतिक अंगड़ित दिख रहा है, कैसे देख रही हैं इस विधेयक को? जनता का हित उसमें क्या सद रहा है, आप मुझे बताइए। कोई एक वजह दीजिए जिससे कि लगे कि जनता का हित इस बिल के कानून बन जाने से सद जाएगा। राजनीतिक पैतरेबाजी है सिर्फ ये, और एक मैसेज देना है अपने सहयोगियों को, अपने विपक्ष के नेताओं को एक मैसेज देना है कि ये एक आपके सर पे तलवार लटक रही है। क्योंकि अभी जैसा आंकड़े विजय जी ने पहले ही दे दिए हैं, कितना हमने देखा है कि जो ईडी सीबीआई है उसके चंगुल में सत्ता पक्ष के लोग आए हैं। आप एक भी साइड कर दीजिए केस, और विपक्ष में भी जिसको आपने एक दिन पहले कहा है कि ये तो नेशनल करप्ट पार्टी है और उसके नेता को जेल हम भेजेंगे और चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, और उसको नेक्स्ट डे आप अपनी पार्टी में शामिल करा लेते हैं और उसको फिर अपनी सरकार में आप वित्त विभाग दे देते हैं। मतलब किसी भी कानून का इससे बड़ा मखौल क्या हो सकता है। हेमंता बिस्व शर्मा, पूरी लंबी उनकी बुकलेट है उनके खिलाफ करप्शन चार्जेस की। आप आज सबसे बड़े आपके स्पोक्समैन की तरह वो काम कर रहे हैं। क्या वो शुभेंदु अधिकारी, वो क्या था, उनके अगेंस्ट नहीं आप चार्जेस गिनाते थे? आज वो आपके सबसे बड़े नेता हैं बंगाल में। तो जब आपकी मंशा नहीं क्लियर है, जब आप ये साबित करते जा रहे हैं एक नहीं दो कई बार इस अपने एक्ट से कि आप सिर्फ विपक्षी नेताओं को निशाना बनाना चाहते हैं, तो अच्छा कानून भी आप अच्छी मंशा से भी लेके आएंगे, उसको जनता स्वीकार नहीं करेगी, विपक्ष तो बिल्कुल नहीं स्वीकार करेगा। एक एक्सेप्शन था अरविंद केजरीवाल का, उसके पहले हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था कि नहीं? उससे भी पुराना आप देख लीजिए, यूपीए की सरकार में शिबू सोरेन के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी हुआ था, वो एब्सकॉन्डिंग हो गए थे। मतलब मंत्री रहते हुए कैबिनेट मिनिस्टर थे उस समय, शिबू सोरेन एब्सकॉन्डिंग हो गए थे। वो मर्डर केस वाला उनका जो मामला था, कई दिन तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो गायब रहे, पूरे देश की उनको पुलिस ढूंढ रही थी, फाइनली उन्होंने सरेंडर किया ना। तो ऐसा नहीं है कि इतने बेशर्म इतने निर्लज्ज बाकी नेता हो गए हैं कि वो केस हो जाने पे भी कुर्सी से चिपके बैठे रहें। सिर्फ एक एक्सेप्शन की वजह से आप ये कानून लाएंगे जो कि सबको पता है कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ यूज होगा, वो हंगामा तो उस पर मचेगा ही मचेगा। आप अपने नेताओं के खिलाफ रिकॉर्ड बता दीजिए कि कितने लोग थे ईडी सीबीआई जिनको गिरफ्तार कर सकी, और 30 दिन में जमानत तो किसी को मिलती नहीं है। विजय जी ने क्लियर कर ही दिया है, तो मिसयूज ही करने के लिए ये लाया जा रहा है ना। विनोद सर, मैं चाहूंगी कि इस विधेयक पर थोड़ा सा और आप विस्तार दें, और सबसे बड़ी चीज ये कि जनता का हित कहीं दिखता हुआ दिख रहा है, राजनीतिक अंगड़ित है, सिर्फ विपक्ष को टारगेट बनाने की कोशिश है, वगैरह वगैरह, ये सारी बात विपक्ष कह रही है। कैसे इस पूरी कहानी को देख रहे हैं और क्यों इस पर हंगामे की इतनी आवश्यकता है? देखिए, जो बातें विजय जी ने या पूर्णिमा जी ने कही हैं उनको मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन मेरी लगभग सहमति है उन मुद्दों से। कल प्रधानमंत्री जी का बिहार में भाषण था और उन्होंने भाषण में इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने कहा कि जो जेल से सरकारें चला रहे थे अब ये नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव और चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी थी। और बिहार के चुनाव के बाद अब तो कोई सेशन होना चाहिए, तो शीतकालीन सत्र होगा, बिहार चुनाव के बाद होगा। तो इसीलिए जो रिवाइज लिस्ट में रात में 11 बजे लाया गया कि एक मुद्दा चाहिए, क्योंकि बिहार में एसआईआर का मुद्दा इतना गर्म हो गया और जिस तरह यात्रा निकल रही है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की, और उसमें अब उन्होंने बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था भी जोड़ लिया है, बहुत सारे मुद्दे भी जोड़ लिए हैं, तो एक जन क्या कहते हैं कार्रवाई वहाँ हो रही है, एक उभार वहाँ विपक्ष अपने पक्ष में पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो उसका एक काउंटर चाहिए बीजेपी को, और वो काउंटर जो है यही मुद्दा है। क्योंकि भ्रष्टाचार की बात आते ही सबसे पहले लालू जी का चेहरा सामने आ जाता है, वो सजा याफ्ता है चारा घोटाले में। और दूसरा जो है जंगल राज की अगर बात की जाएगी तो 20 साल पुराना जंगल राज याद है। तो दो ये बैगेज जो हैं ये राजद राष्ट्रीय जनता दल पर है और कांग्रेस चूंकि साथ में तो उसके ऊपर भी आएंगे महागठबंधन पर। तो ये एक नया उसमें आयाम है कि भाई देखिए, हम जो है प्रधानमंत्री से लेके और संतरी तक, मतलब नीचे एमएलए तक, सबको हम इस बिल के दायरे में ला रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसको नहीं आने दे रहा है। यानी विपक्ष भ्रष्टाचार के साथ खड़ा है और हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। ये नैरेटिव लोकसभा चुनाव में भी बनाया गया था, लेकिन वो उसमें इसलिए नहीं चला कि जो अभी पूर्णिमा ने कहा कि आप अजीत पवार को एक दिन पहले बोलते हैं, अगले दिन ले आते हैं, मंत्री बना देते हैं, तो जनता भी कहती है भाई ये क्या हो रहा है, जनता मूर्ख तो है नहीं। तो अब ये नैरेटिव है। बिल बहुत गंभीर है और ये सही है कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माताओं ने शायद कल्पना नहीं की होगी कि ऐसा भी कभी कोई मुख्यमंत्री आएगा जो जेल से सरकार चलाने की बात करेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कोई प्रावधान रखने की जरूरत भी नहीं समझी। और दूसरा, संघीय ढांचे पर भी एक तरह से ये अटैक है
ये भी इसको ध्यान देना हम। अब समस्या ये है कि बिल लेकिन देखने में सुनने में इतना अच्छा लगता है कि ये वैसे ही है कि भाई सच बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, तो कौन कहेगा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कितने लोग सच बोलते हैं? 100% नहीं बोलते ना। तो अब जब पब्लिक मीटिंग में जब कहा जाएगा कि बिल आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो 1 लाख लोग हाथ खड़ा करते हैं बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन इसमें सेफगार्ड क्या है? सेफगार्ड क्या है? अगर कोई मुख्यमंत्री उसके खिलाफ चार्ज आ गया या मंत्री और वो अरेस्ट हो गया, 30 दिन तक जेल के बाद उसका पद गया, 2 साल 3 साल 4 साल बाद वो जब बरी होगा कोर्ट ऑफ लॉ से, तो क्या जिम्मेदारी तय होगी उस एजेंसी की, उस अधिकारी की जो उसको जेल भेज रहा है? ये भी तो होना चाहिए सेफगार्ड ना। बहुत सारे लोग, और ये सामान्य व्यक्ति पे भी लागू होता है कि 20-20 साल बाद लोग छूटते हैं, उनकी जिंदगी के 20 साल चले जाते हैं, 15-15 साल जेल में चले जाते हैं, उसके बाद वो बरी हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से, और कोई जिम्मेदारी नहीं है उस दरोगा की, उस एजेंसी की, उस सीबीआई की, उस ईडी की। तो इस पर ये भी तो लोकतंत्र का, ये भी फिर सेफगार्ड बिल आए तो पर्याप्त से, इसीलिए चर्चा जरूरी है। और जेपीसी में चर्चा होगी अच्छी बात है। अच्छा, चूंकि संवैधानिक संशोधन है तो 2/3 बहुमत चाहिए दोनों सदनों में, तो 2/3 तो सरकार के पास है नहीं, न लोकसभा में न राज्यसभा में। अब उसका मैनेजमेंट कैसे होगा? ये सब चीजें तो ये तो तकनीकी प्रश्न है जो आएंगे। लेकिन इस बिल पे अगर प्रकट रूप में बहुत अच्छा बिल है, लगता भी है, हर आदमी चाहता है कि भाई प्रधानमंत्री से लेके और मंत्री तक अगर दायरे में आ रहे हैं तो आना चाहिए। लोकपाल का आंदोलन जब चल रहा था अन्ना का, तो ये सवाल उठा था, आज लोकपाल कहाँ है? किसी को पता है लोकपाल ऑफिस का एड्रेस? कोई बताए, हमें बता दे। और कौन लोकपाल है नहीं मालूम होगा। तो ये मुद्दे जो है तात्कालिक रूप से उठाए जाते हैं, गंभीरता से इस पे चर्चा होनी चाहिए। ये राजनीति में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा आज से नहीं है। जेपी आंदोलन पूरा भ्रष्टाचार पे हुआ था, अवधेश जी बैठे हुए हैं, हम सब लोग उसमें जुड़े थे, लेकिन उसके बाद भ्रष्टाचार की घटनाएं होती रही, चलती रही, और वही सब फंसे जो उस आंदोलन में अगुआ थे, उसमें बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार में फंसे। लालू यादव उसी आंदोलन की उपज है। तो मैं कह रहा हूं कि बहुत गंभीर चर्चा है, इस पर एक सेफगार्ड्स होने चाहिए कि कोई भी मुख्यमंत्री जेल से सरकार न चलाए। लालू जी के बारे में हम लोग आज बार बार कह रहे हैं, लालू जी ने इस्तीफा दिया था, जयललिता ने इस्तीफा दिया था। ये अरविंद केजरीवाल जी जो नैतिकता की राजनीति करते हुए आए और जो इस्तीफा फोटो रख के मांग रहे थे कि FIR भी दर्ज हो जाए तो इस्तीफा दे दो, उन्होंने जेल से इस्तीफा नहीं दिया, ना उनके मंत्री ने दिया। तो अभी उस दिन एक पैनल में हमारे पत्रकार मित्र हैं, उन्होंने तो कहा कि इस बिल का नाम ही केजरीवाल बिल रख देना चाहिए। हालांकि लाइटर मोड में कहा था, लेकिन सिर्फ एक अपवाद से ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका राजनीतिक दुरुपयोग हो। लेकिन बिल आए पूरे सेफगार्ड के साथ आए, सारी चर्चा करके आए, तो किसको एतराज होगा इस पर? ठीक। जैसा कि अभी विनोद सर ने भी कहा, अनुराग सर, कि बहुत सारे लूप होल्स हैं इस विधेयक में और ये सिर्फ विपक्ष को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। आप इस विधेयक को कैसे देखते हैं? और उसकी टाइमिंग जो कि सर भी कह रहे थे कि वो ठीक नहीं थी, आप लास्ट दिन और रात को ले आए और उसके बाद वो जेपीसी को चला गया, तो ये सब की क्यों ज़रूरत पड़ती है? इतना क्यों जो है हथकंडे लगाने? देखिए प्रतीक्षा, सबसे पहली बात जो भी मैं बोलूँगा उसको किसी पार्टी लाइन से जोड़ के मत देखिएगा, ठीक है? ये एक लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये मुझे बड़ा अफसोस है, इस बात का दुख है कि ये बिल, पार्टी कोई भी हो, ये लाया गया और इस पे हम आज चर्चा कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। जिस समय हम आज़ाद हुए थे, संविधान लिखा गया था, जो हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने जो सोचा था, जो परिकल्पना करी थी राष्ट्र की, क्या उन्होंने कभी सोचा था कि हमारा जो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक चीफ मिनिस्टर होगा, मिनिस्टर होगा, प्रधानमंत्री होगा, वो भी किसी भ्रष्टाचार के मामले में फंसेगा? पहली बात। और भ्रष्टाचार के मामले में उसके ऊपर आरोप लगने के बाद, फंसने के बाद वो कहेगा जी मैं तो इस्तीफा ही नहीं दूंगा। अच्छा, और आपने एक सवाल ये पूछा कि टाइमिंग की बात, तो उसको मैं पहले बता दूं, उसके बाद मैं आगे पढ़ूंगा। आज तक किस पत्रकार ने टाइमिंग पे कहा है? टाइमिंग को गलत नहीं बताया, मुझे याद नहीं पड़ता। हमेशा टाइमिंग पे सवाल जरूर उठाया गया, तो टाइमिंग को हम हटा देते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये मोटा मोटा अगर देखा जाए तो ये अरविंद केजरीवाल जी से संबंधित ये बिल है, जो विनोद सर ने बोला ना कि इसका नाम केजरीवाल बिल रख देना चाहिए। हाँ, तो एक्चुअल वो यही है। देखिए, भारतीय राजनीति में गिरावट बहुत सालों से आ रही थी, इसमें कोई शक नहीं है, और हम बहुत नीचे चले गए थे। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल जी जब से राजनीति में आए, तो उन्होंने भारतीय राजनीति को गिरावट के नए आयाम दिए। अरविंद केजरीवाल जी के पास जो एक, उसे मैं क्या कहूँगा, सड़क की राजनीति के जो उनके पास गुर उन्होंने सीखे हुए थे, वो उन्होंने पूरी तरह से चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के पे बैठने के बाद जिस तरह से इम्प्लीमेंट किए, उसने एक राजनीति को नई गिरावट दे दी।
जेल पहुंचे और वहां से उन्होंने एक घोषणा करी कि एक सर्वे होगा, वो कि वहां पे कौन मुझे इस्तीफा देना चाहिए नहीं, या मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। तो फिर 4-5 दिन बाद आया कि जनता दिल्ली की चाहती है कि अरविंद केजरीवाल मेरा बेटा है, वही सरकार चलाएगा। भाई किससे तुमने सर्वे किया? मेरे पास तो कोई फ़ोन नहीं आया, आपके पास आया हो तो मुझे नहीं पता। मेरे पास उनके जितने भी सर्वे हुए, मुझसे नहीं पूछा गया आज तक कि भाई क्या मैं भी दिल्ली का रहने वाला हूं। मेरे से आज तक नहीं पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल जी के लिए क्या बोलना है। कौन सर्वे कराता है, कौन सर्वे में मेरा बेटा बता के उनके फेवर में डिसीजन दे देता है, उसमें कहीं कोई मुझे कोई विश्वास नहीं है। राजनीति में मैं फिर से बोलूंगा कि पार्टी के बियॉन्ड में बातें कर रहा हूं। एक मामला हुआ था, जैन हवाला डायरी मिली थी, उसमें 2 लोगों के नाम निकले थे जो सबसे ज्यादा मशहूर हुए थे, लालकृष्ण आडवाणी जी और मदन लाल खुराना जी। बहुत लोगों थे जो मेन जो चर्चित, ये 2 लोग थे, उसमें 2 लोग सबसे ज्यादा चर्चा में थे। मेरे ख्याल से 1-2 साल के अंदर जो है उनके नाम हट गए थे, उनको क्लीन चिट। आडवाणी ने इस्तीफा दिया था। आडवाणी जी ने इस्तीफा दिया, मदन लाल खुराना जी ने इस्तीफा दिया, दोनों ने इस्तीफा दिया था। और सभी लोगों ने इस्तीफा दिया। वोरा जी ने राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया था। हाँ, पूर्णिमा जी याद है लखनऊ में? मदन लाल, मैं 2 ही लोगों की बात कर रहा हूँ। ठीक है। मदन लाल खुराना जी, लालकृष्ण आडवाणी जी के दोनों की मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। दोनों ने इस्तीफा दिया। जब दोनों को क्लीन चिट मिली, उनको दोबारा से मदन लाल खुराना जी को दिल्ली की कुर्सी नहीं मिली, लेकिन उनका कद उस मामले के बाद पद से बड़ा हो गया। जो मदन लाल खुराना जी का आज कद है, वो उस पद से नहीं है। तो राजनीति में इस चीज को समझने की जरूरत है कि आप राजनीति में आए तो पद के लिए नहीं, कद भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और उसके लिए भी कुछ कुर्बानी देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बहुत हाँ जी, खुराना जी के जिक्र किए। खुराना जी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, हम सबके मित्र थे। खुराना जी का कद भले पड़ गया, लेकिन खुराना जी को जिंदगी भर अफसोस रहा कि उनकी कुर्सी उस झूठे केस में चली गई और हमेशा इसका अफसोस करते रहे और दोबारा नहीं मिली उनको। एक एग्जांपल मैं दे दूं, और उनके साथ बहुत गलत हुआ। उमा जी को भी याद कीजिए। उमा जी, मैं वही कह रही हूं। उमा भारती चीफ मिनिस्टर थी, वो तिरंगा वाला मामले में उनके खिलाफ केस हुआ, उसके बाद कभी उनको वापस इस्तीफा दिलाया गया, लेकिन उनको बनाया नहीं गया। जब वो क्लियर हुई तो बनाया नहीं गया। बाबूलाल गौड़ उस समय मुख्यमंत्री बन गए, शिवराज बन गए। ऐसे भी नहीं, उसके बाद बने थे। नहीं, बाबूलाल तो तुरंत बने थे, फिर जब उमा जी क्लियर हुई तो शिवराज बना दिए गए। की तो मुझे लग रहा है कि बिहार के चुनाव सर पर हैं और एसआईआर का मुद्दा लेके बीजेपी बहुत जबरदस्त रूप से घिर गई है। उनको नैरेटिव नहीं मिल रहा था कि उससे ध्यान कैसे हटाया जाए। सिर्फ ध्यान हटाने के लिए ये एक मुद्दा उछाल दिया गया है। पास कराने का कोई इंटेंशन नहीं था। पहले से सिलेक्ट कमेटी में से डिसाइड किया हुआ था उन लोगों ने कि भेजना है, जेपीसी में चला गया। तो एक नैरेटिव है जो कि अब चुनाव के दौरान ये यूज करेंगे की कोशिश है। हमारे वरिष्ठ पत्रकारों के पास इतना अनुभव है कि उनको रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। उनके बहुत सारे 1-2 पॉइंट्स बात ही डिबेट नहीं करना है, फैक्ट्स रखने। एक तो हम लोग मतलब सब बड़े लोग हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के अलावा एक नेता और अरेस्ट हुए थे, बी सेंथिल बालाजी, और 241 दिन तक जेल में रहे। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे वो, और उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया था। 2 केस इसके आधार बने। अब एक सत्येंद्र जैन और दूसरा जो है ये तो मनीष सिसोदिया नवाब मलिक भी मंत्री। वैसे तो मनीष सिसोदिया भी गए थे, तो उस समय त्यागपत्र नहीं दिए, बाद में दिए थे। जो ईडी का है ना, मैं कुछ इसका डाटा इकट्ठा किया हूं, ये जानना देश को जरूरी है। बार इस पर 2014 अप्रैल से लेके और मार्च 2024 तक का हमारा डाटा है। मैं केवल डाटा यहां चूंकि दर्शकों के सामने रख देता हूं। ईडी ने 5155 केस दर्ज किए। उस समय 1797 10 साल में मनमोहन सिंह के काल में दर्ज हुआ था। सेकेंड आते हैं, जो कन्विक्शन है 2000, उस काल में एक कन्विक्शन नहीं हुआ 10 साल में। इस काल में 63 कन्विक्शन हुए हैं। पहला कन्विक्शन 2014 में हुआ था। तीसरा जो 7264 रेड और सर्च किए गए थे, उस 10 साल के काल में 84 किए थे, जबकि 86 गुना ये ज्यादा हुआ है। और इसमें आपको बता रहा हूं, टोटल अरेस्टिंग 755 है इस 10 साल में, और टोटल जो है प्रॉपर्टी अटैच है वो है 1,21,668 करोड़ का। उस समय था 5,886.43 करोड़। 29 अरेस्ट था। इसका महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें से जो ऑर्डर अटैचमेंट के थे, उसमें से 84% अटैचमेंट को कोर्ट ने कंफर्म किया है। तो कई बार जो हम ये कहते हैं ना कि ईडी ने कुछ किया नहीं है, फलाना नहीं है, तो डाटा अगर ठीक से एनालाइज करेंगे तो फैक्ट नहीं निकलता है। 6000 केस में से अगर 125 केस मान लीजिए
पॉलिटिकल कुछ केस आप अपने तरीके से पॉलिटिकल केस उसमें जो 193 हैं उसमें से केवल 2 का कन्विक्शन, पॉलिटिकल केस बाकी सारे पीएमएलए के केस तो जो बिजनेस वाले लोग हैं, वो अफसर लोग हैं, करप्शन वाले, वो तो होंगे ही। पॉलिटिकल केस का मतलब होता है वेंडेटा पॉलिटिक्स। ठीक। तो इसलिए लास्ट उन्होंने ठीक किया, हस्तक्षेप कर दिया। मैं यही आने लगा कि पॉलिटिकल केस जो है 193 हम ज्यादा विवाद उस पर कर रहे हैं, लेकिन अफसरों को बाकी हुई है, तो इसलिए ईडी को सीधे खलनायक बनाना वो नहीं। अब इसमें लास्ट जो बात है कि इतना आसान नहीं होता है कि हवाला में कोई हमारा बेनामी प्रॉपर्टी है उसको साबित करना, लोग जानते रहते हैं, साबित करना कठिन होता है, इतना आसान नहीं। इसलिए यह तय कर देना ना कि जब से सरकार आई है ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, ये इसको मैं केवल खंडन करना चाहता हूं कि ईडी बहुत सारे काम कर रही है। ठीक है, ठीक है। एक चीज ऐड करूंगी, करना ही पड़ेगा। ठीक। मधु कोड़ा का नाम सबको पता होगा। मधु कोड़ा ऐसे थे मुख्यमंत्री झारखंड के जिनके पास एक एमएलए नहीं था, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री थे। करप्शन में ईडी की रेड हुई, जेल चले गए। बीजेपी ने बहुत बड़ा मुद्दा इसको उस वक्त बनाया था। आज उनकी पत्नी, इतना बड़ा मुद्दा कि जो उनका घर था, जो कि सो कॉल्ड करप्शन के पैसे से उन्होंने आलीशान कोठी रांची में बनाई थी, उसमें ईडी ने अपना ऑफिस खोल लिया है रांची में, वो बड़ा सा उसमें ईडी का बोर्ड लगा हुआ है। उनकी पत्नी गीता कोड़ा आज बीजेपी की एमपी हैं, तो ये भी है एंगल दोनों ही पक्षों में सर बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कि इस विधेयक के लूप होल्स के तौर पे दिखाई देते हैं। इस विधेयक की कितनी आवश्यकता है, आप कैसे देखते हैं? और जैसा कि अभी मैंने पूछा भी था कि जनता के हित वाला है या फिर ये सीधे पॉलिटिकल टारगेट करने वाली कहानी है, कैसे देखते हैं? मामला बहुत पेचीदा भी है और बहुत सीधा भी है। अगर नैतिकता की गिरावट रुक जाए तो किसी विधेयक की जरूरत नहीं, और नैतिकता की गिरावट जारी रहे तो कितने ही विधेयक ले आइए, कोई फायदा नहीं। भाई एक लाल बहादुर शास्त्री थे जो रेल दुर्घटना होने पर रेल मंत्री के पद से इस्तीफा देने को तैयार थे, दे दिया, मतलब उदाहरण स्थापित किया कि भाई चलो दुर्घटना पर हो गई, जैसे वो तो सीधे जिम्मेदार थे नहीं कि दुर्घटना हो गई। अब तो कितनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाएं, भगदड़ें मच जाएं, सैकड़ों लोगों की जान चली जाए, आदमी जेल से रह के मुख्यमंत्री का काम चलाना चाह रहा है, तो विधेयक भी, मतलब कानून भी करे तो क्या करे ना। मनुष्य की जो गिरावट है वो कानून से बहुत ज्यादा तेजी से भाग रही है। गिरावट की रफ्तार कई गुना तेज है, कानून की रफ्तार बहुत धीमी है। अब कानून बन रहे हैं, उसमें राजनीतिक द्वेष है, तो वो तो एक बहुत ही अलग मुद्दा हो गया। आज जो लोग कानून बना रहे हैं वो जिंदगी भर सत्ता पक्ष में बैठे रहेंगे, ऐसा कोई लिखावट तो है नहीं ना। वो भी तो विपक्ष में जाएंगे, और जब विपक्ष में जाएंगे तो उनके खिलाफ भी ईडी सीबीआई का उपयोग हो सकता है, और जब उपयोग हो सकता है तो यही कानून उनके लिए उल्टा भी पड़ सकता है। ये क्यों नहीं सोचते हम? वो पास होगा नहीं होगा 2/3 अलग मामला है। एक नैतिक साहस तो होना ही चाहिए इस तरह के कानून लाने का, और उनको आईना दिखाने का, जिन्होंने ये मजबूर कर दिया कि इस पर चर्चा हो। हम भी तो चर्चा कर रहे हैं ना इस पर। लोग अगर गलत, अच्छा सारे विद्वान पत्रकार हैं और उनको हम इस खबरों के खिलाड़ी में बिठाते हैं इसलिए कि इनके पास अपनी स्वयं की अनुभव से संचित बहुत सारी ज्ञान है, जानकारी है। उस जानकारी से ये हमको समृद्ध करते हैं कि भाई मधु कोड़ा का ऐसा हो गया, उमा भारती का वैसा हो गया, और मदन लाल खुराना का और आडवाणी जी का ऐसा हो गया। भाई बाद में भले ही वो बरी भी हो गए, उस वक्त तो उन्होंने उसका जो दंश था वो सहा, नुकसान सहा। आज तो व्यक्ति नुकसान सहने को तैयार ही नहीं है ना। और इसके दोनों पहलू हैं। अगर राजनीतिक द्वेष के चलते ही आरोप लगे थे तो फिर वो अगर बरी हो जाते हैं तो जो व्यक्ति शामिल थे इसको आरोप को लगाने में, उन पर भी उतनी ही कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और एक ये भी है कि आरोप सच्चे होते हैं, गुनाह सच्चा होता है, फिर भी व्यक्ति बरी हो जाता है, क्योंकि वो वॉशिंग मशीन से धुल के निकल आता है। वॉशिंग मशीनों का कर्तव्य इस कानून में शामिल ही नहीं है ना। तो दिक्कत यह है कि मामला कई मामलों में बहुत पेचीदा भी है, और दूसरा यह है कि अगर नैतिकता की गिरावट ना हो, व्यक्ति नैतिक रूप से अपने आप को उस ऊंचाई पर रखे कि सच झूठ तो बाद में देखा जाएगा, फिलहाल मैं अपने आप को इस काम से, इस पद से, इस ओहदे से अलग करता हूं, तो इस तरह के कानूनों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। हमारे सभी वरिष्ठ पत्रकारों के अनुभव ने वाकई में कार्यक्रम को बहुत समृद्ध बना दिया। बहुत सारे किस्से दोनों ही पक्ष में हैं, लेकिन अंत में जो मुझे लगता है सारी चर्चा में निकल कर आया कि संसद, सांसद, मंत्री, विधायक, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमारे देश के लिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। वो इस तरीके से गिरावट के साथ अगर जनता के सामने आते रहेंगे तो निश्चित तौर पर ये जो लोकतंत्र का एक बहुत ज़बरदस्त पिलर है ये भी कमज़ोर होता दिखता रहेगा। संसद में इतना नुकसान, सांसदों का इतना हंगामा, कोई भी महत्वपूर्ण विषय पर बात न होना, उसके बाद इस तरीके की विधेयक की आवश्यकता, ये सब ये बताते हैं कि एक बार हमें फिर से रिवाइज होने की ज़रूरत है, एक बार फिर हम सबको सोचने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों के खिलाड़ी देखने के लिए। आप तमाम मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया।